आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कल के बिहार चुनावों पर है आज तक की नजर और होगी आपकी भी, क्योंकि कल आखिरी दौर का मतदान होना है। और इसी के साथ सबसे विश्वसनीय एग्जिट पोल कल शाम 5 बजे से आप लगातार आज तक पर देखेंगे। लेकिन कुछ आंकड़ों के साथ आज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं तीसरे चरण का मतदान कल होना है। 15 जिलों में कुल 78 सीटों पर वोटिंग होनी है। 65 तो सामान्य सीटें इनमें है, 13 सीटें जो है वो आरक्षित सीटें हैं। 1204 उम्मीदवार, महिलाएं कितनी है उम्मीदवार? 110 उम्मीदवार महिलाएं हैं। 371 के खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। इस पूरे फेज में क्रिमिनल केसेस जिन लोगों के खिलाफ है, आप सोचिए 1204 उम्मीदवार में से 371 लोगों के खिलाफ क्रिमिनल केस है। 31% का क्रिमिनल रिकॉर्ड, 282 के खिलाफ गंभीर मामले हैं। 361 प्रत्याशी करोड़पति है। तो कौन कितना पैसे वाला है ये भी हम आपको बता रहे हैं। 361 प्रत्याशी करोड़पति है इस बार जो 1204 उम्मीदवार हैं। अब आपको बताते हैं कहां कहां मतदान होना है, कौन कौन से मुख्य जिले हैं। किशनगंज है, कटिहार है, पूर्णिया है, अररिया है, मधेपुरा, ये तमाम इलाके हैं। सहरसा, सुपौल, दरभंगा, सीतामढ़ी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, वैशाली, इन तमाम इलाकों में कल आखिरी फेज की वोटिंग में मतदान होना है। बहरहाल अब आइए आपको दिखाते हैं, क्योंकि जो कल वोटिंग होनी है 78 सीटें इनमें से जिनमें वोटिंग होनी है। और पिछली बार 2015 में जब चुनाव हुए थे तो इन 78 में से 54 सीटें महागठबंधन को गई थी। लेकिन उस वक्त समीकरण बिल्कुल अलग था। तब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे, इस बार नीतीश कुमार बीजेपी के साथ है। एलजेपी जो कि पहले एनडीए का हिस्सा थी, अब वो नीतीश कुमार के खिलाफ चुनावी मैदान में। रिपोर्ट देखिए। और हम लोग बांटते नहीं हैं, जोड़ते हैं और यही कोशिश करते हैं कि सब लोग साथ चलें। और जब सब साथ चलेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की जंग का अब फाइनल आ गया है। लड़ाई करीब करीब सीधी है। बिहार की जनता को तय करना है कि वो अपने भाग्य विधाता के तौर पर नीतीश कुमार का नेतृत्व चुनती है या फिर तेजस्वी यादव का। बिहार के इस चुनावी संग्राम में जीत चचा नीतीश कुमार की होगी या फिर बाजी मारेंगे भतीजा तेजस्वी यादव, इसका फैसला 10 नवंबर को होगा। लेकिन इस चुनाव प्रचार प्रसार में दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर हमला बोला है और छींटाकशी की है। लेकिन आखिरी फैसला अब जनता के हाथ में है। बिहार विधानसभा के तीसरे और आखिरी चरण में महागठबंधन और एनडीए दोनों की अग्नि परीक्षा है। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 सीटों पर कल मतदान होगा। इन 78 सीटों पर बीजेपी के 35 और जेडीयू के 37 प्रत्याशी मैदान में हैं। कांग्रेस के 25 और आरजेडी के 46 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जबकि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने 42 प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। तीसरे चरण में बिहार के सीमांचल में होने वाला मतदान ही तय करेगा कि इस बार बिहार में किसकी सरकार बनेगी। 2015 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 78 में से 54 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि बीजेपी को 78 में से महज 11 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। तब महागठबंधन में जेडीयू शामिल थी और उसे 23 सीटों पर जीत मिली थी। आरजेडी को 20 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस ने सीमांचल की 11 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तीसरे चरण में लीड होने के लिए महागठबंधन और एनडीए ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। लेकिन अपराध पर भी कितना नियंत्रण हम लोगों ने किया। इतना बड़ा राज्य, इतनी बड़ी आबादी का राज्य, अब अपराध के मामले में 23वें नंबर पर बिहार पहुंच गया। अब सोच लीजिए आप, विकास के मामले में प्रति व्यक्ति आय का दर 10.5% हर साल। एक मौका मिलेगा ना तेजस्वी को।
2015 विधानसभा चुनाव में सीमांचल में यादव अति पिछड़ा और मुस्लिम मतदाता महागठबंधन के साथ थे। जेडीयू को जमकर अति पिछड़ा वर्ग के वोट मिले थे। इस बार भी तीसरे चरण के मतदान में प्रत्याशियों की जीत का दारोमदार यादव, अति पिछड़ा ब्राह्मण और मुस्लिम मतदाताओं पर है। तीसरे चरण में अररिया, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार इलाके मुस्लिम बहुल हैं। इन 4 जिलों की 24 सीटों पर मुस्लिम वोटर बहुतायत में हैं। इन 24 में से 19 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि हमको MLA बनाओ और तुम हमारी गुलामी करते रहना, हम तुम्हारी जान बचाएंगे। ये नहीं हो सकता। मैं इस मिजाज को तोड़ने के लिए आया हूँ, मैं इस सोच को तब्दील करने के लिए आया हूँ। तीसरे चरण के चुनाव में सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा नीतीश कुमार की है। 2015 में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस ने महागठबंधन बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन इस बार समीकरण बदले हुए हैं। आरजेडी और कांग्रेस तो साथ साथ हैं, लेकिन जेडीयू अब बीजेपी के साथ है। वहीं एलजेपी इस बार अलग से चुनाव लड़ रही है। वहीं तमाम सीटों पर खेल बिगाड़ने के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी जोर आजमाइश कर रही है। रोहित सिंह, पटना, आज तक। तो आखिरी दौर का मतदान है, चाचा या भतीजा रहेगी इस पर नजर। लेकिन अब बात उस राजनीति की जिसमें कुछ भी स्थायी नहीं होता है, न दोस्ती, न दुश्मनी, न प्रण, न वादा। अब नीतीश कुमार ने जब अपने प्रचार के दौरान आखिरी चुनावी सभा में कह दिया कि ये उनका आखिरी चुनाव है, तो उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये यकीन करना मुश्किल है कि नीतीश कुमार अपने धनुष तीर को खूंटी से इतनी जल्दी टांग देंगे। लेकिन दूसरी तरफ कई लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है आखिरी दाव वो खेलने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनल कार्ड है। शेर जब 2 कदम पीछे लेता है तो झपटने के लिए ना ही डर के, समझे ना। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूरी बात का मतलब बस उनके आखिरी वाक्य में ही छिपा है। अंत भला तो सब भला। अंत का तो बस ऐलान है, मंशा तो सिर्फ भले की ही है। राजनीति के पंडित मान रहे हैं कि राजनीति के चतुर खिलाड़ी नीतीश कुमार का ये मास्टर स्ट्रोक है। तीसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले इस चुनाव को अपना आखिरी चुनाव बताने वाले नीतीश बाबू ने इसके बहाने इमोशनल दांव खेल दिया। और जान लीजिए, आज चुनाव का आखिरी दिन है और परसों चुनाव है और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। भला बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको, हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिल्मी राउडी राठौड़ पुलिस वाला था, नेता नहीं, लेकिन उसका डायलॉग राजनीति की दुनिया में बिल्कुल खरा उतरता है। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ, और हाँ, जो मैं नहीं बोलता हूँ वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। यही वजह है कि नीतीश बाबू के इस आखिरी चुनाव वाले बयान को राजनीति के धुरंधर आखिरी दांव के तौर पर देख रहे हैं। विपक्ष में खलबली है, डर है कि कहीं इस इमोशनल कार्ड के जरिए नीतीश तीसरे चरण में बाजी न मार ले जाएं। लेकिन राजनीति का तकाजा है, जो दिल में है वो कहते नहीं और जो कहते हैं वो कुछ और ही है। कि हम जो बात पहले से कहते रहे हैं कि नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनसे बिहार संभल नहीं रहा, वो ज़मीनी हकीकत को पहचान नहीं पाए। और जब आखिरी दिन चुनाव के आखिरी सभा में उन्होंने खुद ही घोषणा कर दी कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं, तो उन्होंने जो ज़मीनी हकीकत है, अब हो सकता है कि उनको एहसास हुआ होगा और उन्होंने आज घोषणा कर दी राजनीति से संन्यास लेने की। नीतीश जी ने लोगों का दिल से सेवा किया है और वो दिल से सबसे वोट मांग रहे हैं, और ये बहुत बड़ा दिल है, और बिहार नीतीश जी के, नरेंद्र मोदी जी के साथ। तो वो वाकई उन्होंने ठीक ही कहा है। आखिरी चुनाव क्या है, अब उम्र के जिस मुकाम पर पहुंच गए हैं तो उनको आराम करना चाहिए। उन्होंने मान ही लिया है, स्वीकार कर लिया है
तो हम तो यही आग्रह करेंगे बड़े भाई से कि अब उपेंद्र कुशवाहा छोटा भाई को आशीर्वाद दें और आराम करें, उनके लिए यही ठीक हो। 15 वर्ष में बिहार को इन्होंने जिस गड्ढे में से निकाल के आज जिस मुकाम पे पहुंचाया है वो देश और दुनिया याद रखती है। तो एग्जिट करने का समय कब हो ये तय करने का उनको बिल्कुल अधिकार है। अगले 5 वर्षों तक बिहार को जिस तरक्की की ऊंचाई पे वो पहुंचा देंगे, उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है कि उसके अगला चुनाव उनके नेतृत्व में नहीं लड़ा जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा अंतिम चुनाव है। नीतीश कुमार राजनीति के मंझे हुए खिलाड़ी हैं, जेपी आंदोलन से उभरे हुए नेता हैं। बिहार में लालू एंड फैमिली की 15 साल की सत्ता के बाद नीतीश कुमार को सत्ता मिली थी। बिहार में जंगल राज का कलंक धोने में नीतीश कुमार ने अहम भूमिका निभाई। उनकी ईमानदार छवि बनी और उन्हें सुशासन बाबू का तमगा भी मिला। नीतीश ने बिहार की पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू किया। राज्य में पूर्ण शराबबंदी करके नीतीश ने बिहार की महिलाओं का दिल जीत लिया। शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों को लेकर भी नीतीश कुमार के काम को सराहा गया। करीब 15 सालों से बिहार की सत्ता नीतीश कुमार के पास है। इस दौरान कई कामयाबियां तो कई नाकामियां उनके हिस्से आईं। 2015 विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने आरजेडी से हाथ मिलाया और प्रधानमंत्री मोदी की मेगा रैलियों के बावजूद महागठबंधन सत्ता में आ गया। लेकिन बीच में ही नीतीश ने आरजेडी से अपना पिंड छुड़ा लिया और बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना ली। लेकिन उसके बाद उन्हें आलोचनाओं का शिकार भी होना पड़ा। इस चुनाव में तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दे पर नीतीश को घेरा और दावा किया कि नीतीश कुमार अब थक गए हैं। मतलब उनका गाड़ी आगे बढ़ने वाला नहीं, थक चुके हैं, बिहार संभालने वाला। हालांकि नीतीश कुमार ने तेजस्वी की इस बात पर अपने ही अंदाज में जवाब दिया। ये थक गए आप, मजा ले भाई, मजा ले, आनंद ले। देखिए, हमको अगर कोई मेरे खिलाफ कुछ भी बोलता, हम जरा भी नहीं उस पर कुछ एतराज। अच्छा है, बोलो, जितना बोलोगे बोलो, बहुत अच्छा है। लेकिन जितना लोग बोलता है इस तरह की बात ना, उनके कुछ खास लोग उनके पक्ष में रहेंगे। ये अच्छी तरह जान लीजिए, लोगों को ठीक से नहीं पता चलता। नीतीश कुमार का बिहार में इस बार चौतरफा घेराव हो गया। महागठबंधन ने उन्हें घेरा ही, उनका खेल खराब करने के लिए चिराग पासवान भी आ गए। चिराग ने जेडीयू के खिलाफ अपने प्रत्याशी उतारकर नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी। मुझे नहीं पता किसने उनको ये बुद्धि दी कि आप आज ये बयान दें। जो उनके प्रत्याशी थोड़ी बहुत भी लड़ाई लड़ रहे थे, उनका भी आपने मनोबल पूरा तोड़ दिया। जब रणभूमि से अगर नेता, लीडर ही अगर गद्दी छोड़कर अगर भाग जाए, तो बाकी की भीड़ क्या करेगी, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो आपके जो प्रत्याशी हैं, उनकी तो हार आपने और ज्यादा सुनिश्चित कर दी। क्यों? क्योंकि अब जनता दल यूनाइटेड का कोई अस्तित्व बचा नहीं। इस चौतरफा घेरेबंदी को तोड़ने के लिए नीतीश कुमार ने आखिरी चुनाव का आखिरी तीर छोड़ दिया। वैसे भी नीतीश कुमार की उम्र अभी 69 साल है। अगर उनका दांव चल गया और वो सत्ता में पहुंच गए, तो राजनीति छोड़ने के फैसले की समीक्षा के लिए उन्हें 5 साल का वक्त मिलेगा। याद रहे, 5 साल का वक्त कम नहीं होता और राजनीति में कोई भी फैसला स्थायी नहीं होता। पूर्णिया से रोहित सिंह के साथ मृत्युंजय श्रीवास्तव, पटना, आज तक। इस बार लेकिन वो नीतीश कुमार हो या फिर महागठबंधन, दोनों के लिए ही मुस्लिम वोट बैंक बहुत जरूरी है। और इसीलिए हम आपको आखिरी दौर के मतदान में उन इलाकों के बारे में बताते हैं जो मुस्लिम बहुल हैं। दरअसल जिन सीटों पर कल वोटिंग होनी है, उनमें सीमांचल के 4 ऐसे जिले हैं जो मुस्लिम बहुल हैं और इन 4 जिलों में 24 सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतदाता लगभग तय करते हैं कि कौन जीतेगा। इन 24 की 24 सीटों पर इस बार असदुद्दीन ओवैसी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जबकि 2015 में उन्होंने सिर्फ 4 से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। अब खलबली मची हुई है महागठबंधन में इस वजह से। पूरे देश में कोरोना खत्म होगा, वैक्सीन निकलेगा, उसके बाद फिर बिहार के रोड पर, भारत के हर रोड पर हम निकलेंगे एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। पीआर एनआरसी के नाम पर राजद, कांग्रेस के सब लोग बोलेंगे, देखो ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण देकर गया। अरे मैं तुम्हारी बातों को अपनी जूती पर नहीं रखता हूं। मुस्लिम राजनीति के चतुर खिलाड़ी असदुद्दीन ओवैसी का अपना खेल बने न बने, लेकिन तमाम धुरंधरों का खेल बिगाड़ने के लिए वो भी बिहार के चुनावी महासमर में पांव जमा चुके हैं। तीसरे चरण के चुनावी घमासान में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी शामिल है।
मुस्लिम बहुल इलाकों में जहां महागठबंधन वोटों के जुगाड़ में है, वहां ओवैसी की पार्टी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर चुकी है। 2015 में भी ओवैसी ने 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन उनकी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी जीत नहीं पाया था। और अब आइए आपको दिखाते हैं एनटी अवार्ड्स में आज तक की धूम। Miss Shweta Singh from Aaj Tak, Miss Neha Patham from Aaj Tak, Mr. Rohit Sardana from Aaj Tak, Mr. Saeed Ansari for Aaj Tak। देश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल आज तक ने फिर से खबरों की दुनिया में अपना परचम लहराया है। एनटी अवार्ड्स में आज तक ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि पूरे 10 सम्मान अपने नाम किए, जो करोड़ों दर्शकों की उम्मीद और पसंद पर विश्वसनीयता की मुहर लगाता है। इंडिया टुडे ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन कलीपुरी को एनटी अवार्ड्स की ओर से हॉल ऑफ फेम का सम्मान मिला है। हल्ला बोल को बेस्ट टॉक शो का खिताब, श्वेता सिंह को बेस्ट एंटरटेनमेंट एंकर का अवार्ड मिला है। रोहित सरदाना को बेस्ट प्राइम टाइम न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। बेस्ट स्पोर्ट्स एंकर का तमगा विक्रांत गुप्ता के नाम रहा। बेस्ट टीवी न्यूज प्रेजेंटर का अवार्ड सईद अंसारी के नाम गया है। नेहा बाथम को बेस्ट बिजनेस न्यूज एंकर का सम्मान मिला है। साहित्य आज तक को बेस्ट एंटरटेनमेंट टॉक शो का एनटी अवार्ड मिला है, जबकि सलाम क्रिकेट को बेस्ट स्पोर्ट्स शो का अवार्ड मिला। वंदे मातरम के लिए योगेंद्र सिंह और हितेश कुमार को बेस्ट कैमरामैन का एनटी अवार्ड मिला है। मैं इंडियन टेलीविजन ग्रुप को शुक्रिया करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे इस अवार्ड से सम्मानित किया। भरोसा एक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। आपने ये भरोसा हमारे साथ रखा, 20 साल तक रखा, इसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और मैं अपनी टीम को भी इस टाइम पे थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने ये भरोसा आपके और हमारे बीच कायम रखा। 10 एनटी अवार्ड अपने नाम करके आज तक ने फिर साबित कर दिया है कि खबर मतलब सिर्फ आज तक। कोई नहीं था कल तक, कोई नहीं है अब तक, जी हां, और कोई नहीं होगा कल तक। एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात दिल्ली की और दिल्ली के उन दुश्मनों की जो लगातार जैसे गला दबा रहे हैं, चाहे वो प्रदूषण हो, चाहे वो कोरोना के मामले हो, चाहे वो पटाखा हो। राजधानी का हाल बेहाल है। एक तो कोरोना, ऊपर से प्रदूषण, दिल्ली में जैसे जिंदगी पर अटैक है। आज हम आपको दिल्ली के 3 दुश्मन दिखा रहे हैं, प्रदूषण, पटाखे और कोरोना। दिल्ली के इन 3 दुश्मनों पर हम बात करेंगे। इस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का भी यकीनन माथा घूमा हुआ होगा। आखिर दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निजात कैसे पाई जाए? ऊपर से दिल्ली में कोरोना का विस्फोट हो गया है। पिछले 3 दिनों से लगातार कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6000 को पार कर रहा है और इसीलिए दिल्ली सरकार ने दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी भी लगा दी है। सवाल यह है कि क्या पटाखे बैन होने से प्रदूषण कंट्रोल हो जाएगा और दिल्ली में कोरोना पर लगाम कैसे लगेगी? और अभी तो पटाखे चलाए भी नहीं गए हैं। प्रदूषण का स्तर देखिए राजधानी में। बात सबसे पहले प्रदूषण की करते हैं। हवा इस कदर दिल्ली की खराब हो गई है कि सांस लेना मुश्किल है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया है। हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। गैस चेंबर जैसे बन गई हो दिल्ली। दिल्ली में लग गया है सांसों का आपातकाल। गैस चेंबर बन गई है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में छाया है स्मॉग, घुटने लगा है दम। प्रदूषण के कहर से कैसे बचेगी दिल्ली? दिल्ली में इस वक्त बड़ी मुश्किल की घड़ी है क्योंकि सांसों पर आन पड़ी है। दिल्ली में हर वक्त घुटन से लगने लगी है। जी हां, ये प्रदूषण का कहर है जो अब दिल्ली वालों का जीना दुश्वार कर रहा है। देश की राजधानी दिल्ली में स्मॉग की एक चादर छाई हुई है। कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम हो रही है।
सबसे पहले आपको इंडिया गेट लिए चलते हैं। स्मॉग में इंडिया गेट दिखाई पड़ना बंद हो गया है। दिल्ली में प्रदूषण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मैं जिस जगह खड़ी हूँ वहाँ से इंडिया गेट साफ नहीं दिखाई दे रहा है। इंडिया गेट इस समय पोल्यूशन से घिर चुका है। दिल्ली का AQI 400 पार कर चुका है, जिसका मतलब है कोई भी इस समय जो ये सांस ले रहा है वो जहरीली सांस ले रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कई सारे मेजर्स लिए हैं दिल्ली में पोल्यूशन को रोकने के लिए। डॉक्टरों की माने तो दिल्ली इस वक्त गैस चेंबर में तब्दील हो गई है। भयंकर प्रदूषण के चलते दिल्ली NCR की हवा बेहद खराब हो चुकी है। आपकी सेहत के लिए और दिल्ली वालों को प्रदूषण के जहर से बचाने के लिए चप्पे चप्पे की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। मेरे हाथ में ये सफर का ऐप है और इसमें इस समय दिल्ली का जो ओवरऑल प्रदूषण का स्तर है वो 508 है और राजधानी इस समय PM 2.5 के सीवियर जोन में है। अगर इससे आगे का धुआं है तो ये ऐप बता भी नहीं सकता। और इसीलिए तस्वीरें सीधे इंडिया गेट की देखिए कि जहां मैं खड़ा हूं वहां से इंडिया गेट की दूरी महज कुछ मीटर है, लेकिन अगर धुएं के गुबार के चलते इंडिया गेट नहीं दिख रहा है तो ये अंदाजा लगाइए कि राजधानी दिल्ली समेत पूरे NCR में प्रदूषण किस स्थिति में है। दिल्ली के आश्रम इलाके में मैं हूं और कई तकरीबन ऐसे इलाके हैं जहां पर हवा का स्तर खराब क्वालिटी में पहुंच गया है। जो एयर क्वालिटी का सूचकांक है वो बहुत खराब श्रेणी में पहुंच सकता है अगर यही स्थिति रही। इस वक्त हम लोग दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद के बॉर्डर पर एक हाई राइज बिल्डिंग पर हैं। यहां से आपको नज़ारा जो दिख रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाने वाला है। AQI लेवल 600 से 700 के आसपास है और जो आपको हवा में धुंध दिख रही है दरअसल ये स्मॉग है। जो डेटा बता रहा है वो ये है कि पराली की वजह से सिर्फ 4% तक ही ये स्मॉग हुआ है। बाकी का जो है वो जो इंडस्ट्रीज हैं, जो ट्रैफिक है उसकी वजह से हुआ है। तो आपने देखा क्यों दिल्ली का दम घुट रहा है, सांसें फूल रही हैं। सबसे ज्यादा मुश्किल तो उन लोगों के लिए है जो फेफड़ों या फिर सांस के मरीज हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के अलग अलग इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI। राजधानी दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 के पार पहुंच गया है। CPCB के मुताबिक आज सुबह 9 बजे दिल्ली के आनंद विहार में AQI की मात्रा 419 थी। RK पुरम में ये 400, द्वारका में 410, बवाना में 430 और ITO में 488 था। CPCB ने कहा कि दिल्ली की हवा में PM 2.5 और PM 10 की मात्रा बहुत बढ़ गई है। यही हाल फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गुरुग्राम का है। सवाल ये है कि दिल्ली NCR की हवा कब तक खराब रहेगी। देखिए हमारे पास जो रात में हवाएं चल नहीं रही हैं तो सवेरे के टाइम में, सवेरे के समय ये धुंध की स्थिति लगभग बनी रहेगी और जो एक हफ्ते का फोरकास्ट है उसके हिसाब से हमारे पास इसमें कोई खास चेंज नहीं आएगा। हालांकि जो दिन में है हमारे पास जब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, तापमान में वृद्धि होगी तो उस समय आपके पास धुंध की स्थिति में थोड़ा सा सुधार होगा। दिल्ली सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि रेड लाइट पर लोग अपने वाहनों को बंद कर लें। बाकायदा लोगों को समझाने के लिए रेड लाइट्स पर वॉलंटियर भी खड़े किए गए हैं। लेकिन क्या लोग केजरीवाल की बात मान रहे हैं? हमने इसका रियलिटी चेक किया। इस वक्त हम लोग इंडिया गेट पर मौजूद हैं। हर जगह पर, हर स्तर पर कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से दिल्ली की जो हवा है उसको थोड़ा सा सांस लेने के लायक बनाया जा सके। आप देखिए यहाँ पर रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ। कितना लोग इसकी बात मानते हैं आप देख सकते हैं। हम लोग खड़े हैं यहाँ पर, हालांकि छोटी रेड लाइट है लेकिन शायद ही कोई गाड़ी यहाँ पर बंद हुई हो। हालांकि जो बड़ी रेड लाइट होती है वहां पर लोग बंद कर देते हैं। हम बात करते हैं जो लोग यहाँ पर जो खड़े हैं ये लेकर के पोस्टर बैनर, क्या कोई बात मानता है? हमने तो देखा गाड़ी बंद नहीं होती। मानने वाले मानते हैं, हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते। हम उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप गाड़ी बंद कर लो। आप गाड़ी बंद कर लेते हैं रेड लाइट? हाँ जी, बंद कर लेते हैं। पहले से ही? नहीं, पहले से नहीं। ये मुहिम चलाई है उसके अकॉर्डिंग को ज्यादा बेटर लगा हमें। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक लेवल को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र सरकार से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि दिल्ली NCR में स्मॉग न हो। वहीं सरकार ने अदालत में बताया कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए आयोग आज से काम करना शुरू कर देगा।
जो प्रदूषण की समस्या है उसका ठीक प्रबंधन करने के लिए एक सरकार ने अध्यादेश निकालकर आयोग की स्थापना की है। उत्तर भारत में जो प्रदूषण होता है और खासकर दिल्ली और नजदीक के शहरों का जो एयरशेड है, उस एयरशेड के प्रदूषण को मात देने के लिए आवश्यक उपाय और कार्रवाई ये आयोग करेगा। दिल्ली में एक तो कोरोना, ऊपर से प्रदूषण, दिल्ली के लिए कुल मिलाकर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। अब दिल्ली वाले भगवान भरोसे ही सांस ले रहे हैं। आज तक ब्यूरो। दूसरा दुश्मन है पटाखा। दिवाली में जो पटाखे फोड़े जाते हैं जिससे प्रदूषण होता है, दिल्ली सरकार ने हालांकि उस पर बैन लगा दिया है। 1 लाख जुर्माना होगा पटाखे फोड़ने पर, लेकिन पटाखे नहीं फूटे तो नहीं फूटे, इधर व्यापारियों का गुस्सा जरूर दिल्ली सरकार पर फूट रहा है। ईद सूनी चली गई, नवरात्र सूना चला गया, दशहरा भी सूना ही रहा। कोरोना ने लोगों के बीच इतनी दूरियां बना दी कि लोग त्योहार मनाने से भी घबराने लगे। ऐसे में दिवाली पर लोगों ने सोचा था कि खूब धूम धड़ाका करेंगे, बम पटाखे फुलझड़ियां खूब छोड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही सही, लेकिन पटाखों और रोशनी से घर घर दिवाली की रौनक तो आएगी। लेकिन दिवाली आई तो दिल्ली में प्रदूषण का जहर फैल गया। राजधानी की हवा इतनी खराब हो गई कि सरकार को पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लेना पड़ गया। जी हां, दिल्ली सरकार ने साफ साफ कह दिया कि 7 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक दिल्ली में सभी तरह के पटाखे पूरी तरह से बैन हैं। पिछली बार भी हम लोगों ने दिवाली के टाइम पे पटाखे ना जलाने की सौगंध खाई थी। दिवाली पे हम सब लोगों ने कनॉट प्लेस के अंदर सारी दिल्ली के लोगों ने मिलके दिवाली मनाई थी। हम लोगों ने वहां पे लाइट शो रखा था, आप सब लोग कनॉट प्लेस आए थे। इस बार भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। दीपावली का नाम सुनते ही कुछ लोगों के नाक कान पटाखों की बदबू और उसके प्रदूषण के काल्पनिक भय से फटने लग जाते हैं। आप क्या हिंदुओं को बिल्कुल ही कोई त्योहार नहीं मनाने दोगे क्या? हर्षोल्लास हिंदुओं का कोई मायने नहीं रखता क्या? हिंदू लोग जो हैं इमोशनल होते हैं, भारतीय लोग ही, हिंदू भी क्या भारतीय लोग बड़े इमोशनल होते हैं। उनके इमोशन कैश करना केजरीवाल भली प्रकार से जानता है। ये तो सबको मालूम है कि अब कहीं ना कहीं ग्रीन पटाखे चलाने का रिवाज है और लोग पटाखे केजरीवाल के कहने से कोई चलाने वाले बंद करने वाले हैं नहीं, लोगों में अवेयरनेस है। दिल्ली में दिवाली पर पटाखे नहीं फूट रहे हैं तो लोगों का गुस्सा फूट रहा है। बाजारों में पटाखों की दुकान सजाए बैठे व्यापारी बारूद की तरह भरे बैठे हैं। कोरोना को याद से तो हो नहीं रहा, ये मार्च से स्टार्ट हुआ है, तो उनको लाइसेंस इशू ही नहीं करने चाहिए थे। उसी टाइम से बैन कर देना चाहिए था कि इस बार लाइसेंस इशू नहीं होंगे, ताकि दुकानदारों ने जो माल उठाया है, जो बुकिंग की है, वो माल नहीं देते, ना करते इसको बुकिंग, ये लॉस तो बचता। ग्रीन पटाखा हम बेच रहे हैं जिससे पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होता, होता है तो नाम मात्र होता है, जो कि उसका हमारे एटमॉस्फेयर में कोई फर्क नहीं पड़ता इतना। लेकिन आज क्या है कि कल 4 बजे तुगलकी फरमान जारी कर दिया गया कि भाई आपकी पटाखे आप कोई ना ग्रीन बेचेंगे, ना नीले बेचेंगे, ना पीले बेचेंगे, कोई से भी नहीं बेचेंगे। देखो जी, हमारा तो सारा ही नुकसान है। हमने जो माल खरीदना था खरीद लिया, अब बेचने के टाइम पे बंद कर दिया। अब हम ये माल लेके कहाँ जाएंगे? इधर बेच नहीं सकते, उधर खरीद चुके। दिल्ली के सबसे बड़े बाजार यानी सदर बाजार में आज तक की टीम पहुंची। यहाँ तो व्यापारियों ने पटाखों के साथ साथ सरकार के विरोध के पोस्टरों से अपनी दुकानें सजा रखी हैं। राजधानी दिल्ली में 7 नवंबर से 30 नवंबर पर पटाखे जलाना, खरीदना और उसे बेचना हर तरह से अपराध है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन इन सब के बीच एचएस छाबड़ा जो कि सदर बाजार में पटाखों के होलसेलर हैं, उनका विरोध आप देखिए कि क्या कुछ लिखा है। और साफ तौर पर लिखा है बैन करना है तो पहले शराब, तंबाकू, चरस, अफीम, स्मैक पर करो, जिसे खाने या पीने से लोग मर रहे हैं, और यंग ब्लड को बचाओ। इन सब के बीच कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पटाखों पर पाबंदी का ऐलान होने के बावजूद भी पटाखे खरीद रहे हैं। जब हमने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हैं तो उनके अपने ही तर्क हैं।
पटाखा का प्रतिबंध है, बावजूद इसके बेचा जा रहा है? सर अभी गवर्नमेंट ने पटाखे बंद करे, क्योंकि हाई कोर्ट ने हमारे को कहा था कि लाइसेंस दिए थे ग्रीन पटाखे बेचने के। उन्होंने हमारे को जिस दिन रावण भोज के दूसरे दिन लाइसेंस दे दिया था, हमने उठाकर सब लाइसेंस मिलती, हम लोगों ने पटाखे परचेज कर लिए है। अब पटाखे परचेज हो गए हैं, अब उसके बाद ये कह रहे पटाखे बेचने के लिए कि पटाखे अभी प्रतिबंध लगाने की बात हुई है, ना कि इसके कि अभी लाइसेंस हमसे नहीं लिया गया है इस चीज का। अब ये इन्होंने जो है हमें फिर लाइसेंस 24 तारीख को दिया है और ये 14 तारीख तक 16 तारीख तक वैलिड है। अब आप कह रहे हो जी इसको बैन कर दो। मैं केजरीवाल सरकार से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब आपने हमें लाइसेंस दिया ही क्यों? आप इस बात का जवाब दो। हम कुछ और काम कर लेते, क्यों गरीब मार कर रहे हो? हालांकि इंडिया गेट पर जब हमने लोगों से पटाखों पर राय जानी तो कई समझदार लोग भी दिखे जो प्रदूषण का मतलब भी समझते हैं और सरकार की पाबंदियों के पीछे लोगों का हित भी। मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट ने 99.9% अच्छा फैसला लिया। केजरीवाल ने जो डिसीजन लिया ना बहुत अच्छा है, क्योंकि ये कोविड-19 की वजह से है ना जो पोल्यूशन बढ़ रहा है, और अब सर्दियों में जैसे जैसे ठंड बढ़ते जाएगी तो पोल्यूशन होता जाएगा। जैसे ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में पटाखे न फोड़ने का ऐलान किया तो दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई। वेस्ट दिल्ली पुलिस के स्पेशल स्टाफ की टीम ने अवैध पटाखे बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया और एक आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ साथ इनके कब्जे से लगभग 415 किलोग्राम अवैध पटाखे बरामद किए। हमने अपने सारे स्टाफ को ब्रीफ करके रखा है कि अगर कहीं भी इलीगल क्रैकर्स मिलते हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके तहत दिल्ली पुलिस ने 423 किलो 800 ग्राम का सीजर किया है कल। ये अलग अलग इलाकों से हुआ है। इसमें अलीपुर में से मिला है 414 किलो और ख्याला में से मिला है लगभग 9 किलो। हम आपको बता दें कि दिल्ली में अगर कोई पटाखे छोड़ते हुए पाया गया तो उस पर सरकार ने 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया है। दिल्ली से राम किंकर के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन दिल्ली का सबसे बड़ा दुश्मन है कोरोना, और अभी नहीं कई महीनों से। लेकिन अभी जो अचानक लगातार इजाफा हो रहा है, लगता है जैसे रेस में सबसे आगे कोरोना के मामले में दिल्ली निकल जाएगी। दिल्ली में एक तो प्रदूषण, ऊपर से त्योहार और उस पर बढ़ती कोरोना की रफ्तार। जी हां, दिल्ली में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। ये सोचकर ही अब तो डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होने वाला है। देश की राजधानी में कोरोना ने अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 3 दिनों में दिल्ली में कोरोना के लगातार 6000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। देखिए नंबर मैं बता रहा हूँ, जो पॉजिटिव केसेस पिछले जो 3rd वेव आई है तो पॉजिटिव केसेस भी लगातार 3-4 दिन से 6000 से ऊपर आ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना की ये तीसरी लहर है। इसे खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी मान रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से हुई मौतों ने भी पिछले 4 महीने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन अभी तो पोल्यूशन आ रहा है। हम देख रहे हैं चारों तरफ आसमान भरा हुआ है धुएं से, और कोरोना, इसकी वजह से कोरोना की स्थिति और खराब हो रही है। कि आज दिल्ली में दिल्ली सरकार अगर प्रदूषण की समस्या को हल करती तो आज ये हालात नहीं देखने को मिलते। दिल्ली में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब विज्ञापन और प्रचार करने में मस्त हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,700 से ज्यादा कोरोना के सक्रिय मामले हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। दिल्ली सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी अस्पतालों में बेड की संख्या और बढ़ाने का फैसला लिया है। इस बीच दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। हाईकोर्ट ने कहा है कि महामारी सरकार पर पूरी तरह से हावी हो गई है और दिल्ली जल्द ही कोरोना कैपिटल बनने जा रही है। हाईकोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना को रोकने में पूरी तरह फेल हो रही है। आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।